सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इस वीडियो में NTSE, MP प्लस, MPSI जिन जिन परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान के प्रश्न आते हैं, तो उन सभी छात्रों के लिए यह वीडियो है। आप कोई भी परीक्षा दो, अगर आपने हमारे सभी विषयों के वीडियो देख लिए तो एक भी परीक्षा ऐसी नहीं होगी जिसमें आप फेल हो जाओगे। विज्ञान में आपके इतने अच्छे अंक आएंगे कि आपका सिलेक्शन विज्ञान के दम पर ही हो जाएगा। ठीक है। प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं, आपको समझाएंगे भी। और आपने हमारे सामान्य विज्ञान के सभी वीडियो देख लिए तो कोई भी परीक्षा हो उसमें आप कभी फेल नहीं हो सकते हो। विज्ञान के दम पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी कोई परीक्षा नहीं बनी कि इन वीडियो से प्रश्न बाहर हो जाएं। आप वीडियो हमारी पूरी देखें। और ऐसे फिजिक्स है उसके 10-12 वीडियो हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी के हैं, ऐसे वो वीडियो हैं। और दूसरी बात, हमें ऐसे छात्र मिलते हैं जो 20 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो वर्ष 2000 में तैयारी कर रहे थे आज 2022 में भी कर रहे हैं, लेकिन उनको याद नहीं होगा। रटते हैं। रटो नहीं, समझो। अच्छा समझो, एक बार समझो, भला है थोड़ा टाइम लग जाए। अब दो समझा तो टाइम तो लगेगा ही। 20 साल बर्बाद कर रहे हैं, जब भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा टाइम दे दो, क्या समस्या है। ठीक है, तो एक बार देख लो, जिंदगी भर याद रहेगा। चलो अपन देखते हैं। आपके सामने बच्चों जो पहला प्रश्न है, बच्चों देखो क्या प्रश्न है आपके सामने। पहला, कार्य। ठीक है, ये पूछा कार्य का मात्रक। ठीक है, कार्य इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं अपन? वर्ग। समझ रहे हो बात? वर्ग कहते हैं। तो कार्य का जो मात्रक है बच्चों, वो आपका क्या है? जूल है। और जिसको अपन अंग्रेजी में जे से दर्शाते हैं, जूल को। ठीक है। दूसरी बात, अब परीक्षा में एक प्रश्न ऐसा भी बनेगा कि जो जूल है ये क्या और किसी का भी मात्रक होता है? तो हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। ये बच्चों जो है ऊष्मा का भी मात्रक होता है। ये क्या है? ऊष्मा का भी मात्रक होता है। ध्यान रखें, परीक्षा में ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरी बात, अब बच्चों आपके मन में एक बात आएगी कि कार्य होता क्या? तो समझो, माने W होता है क्या? तो क्या हुआ बच्चों, एक कोई वजन है और आपने एक व्यक्ति से कहा कि इसको सरका देना, हम आपको यहाँ से वहाँ रख देना, हम आपको पैसे देंगे। तो कोई व्यक्ति है, इसने इस पर बल लगाया, लेकिन बच्चों ये सरका नहीं पाया, माने वहीं की वहीं वस्तु उसको मिली। ठीक है, माने इसकी जो D है वहीं की वहीं मिली। तो विज्ञान की भाषा में बच्चों इसने कार्य नहीं किया, जबकि ये सुबह से मेहनत कर रहा था। एक परीक्षा में प्रश्न आता है कि एक रेलवे स्टेशन है, क्या है? आप हो सकते हैं, एक कुली मिल गया आपको और कुली से कहा हमारा जी बक्सा रख लो यहाँ पर, हम अभी आ रहे हैं। आप चले गए, अब ये घंटे बाद आए। वो बेचारा सिर पर वजन खड़े इधर उधर देख रहा है। अब उसने कहा मालिक साहब आप आ गए, पैसा ले आओ, हम कब की मुड़ी पर रखे हैं। सही बात है, वो बेचारा मेहनत कर रहा है, मेहनत ही है उसकी। तो फिजिक्स के अनुसार उसने कार्य नहीं किया, क्योंकि वो अपनी जगह से हिला नहीं, टस से मस नहीं हुआ। उसने अपनी जगह विस्थापित नहीं की, उसने अपनी D नहीं बदली, डिस्टेंस नहीं बदला। तो उसको बच्चों पैसे नहीं दिए जाएंगे विज्ञान के अनुसार। हाँ, मानवीयता है तो, लेकिन विज्ञान के अनुसार उसने कार्य नहीं किया। समझो, फिजिक्स पढ़ रहा है, फिजिक्स के अनुसार उसने कुछ कार्य नहीं किया। ध्यान रख लेना। अब क्या है, आपने एक दूसरे व्यक्ति से काम करवाया, तो आपने कहा ये हमारा बक्सा है, इसको सरका देना। तो एक व्यक्ति है, उसने इस पर F लगाया और एक बक्से को बच्चों यहाँ से सरका करके उसने यहाँ पर पहुँचा दिया। माने जो D है, D बदल गया इसका। तो माने F × D, माने F लगाया तो D हो गया, माने विस्थापन हो गया। इसलिए बच्चों इसका सूत्र बन जाता है W = F × D, माने कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है। अब जो बल है बच्चों, इसकी दो इकाइयां हैं, एक SI है, एक CGS, जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। SI इकाई है बच्चों, वो न्यूटन है। बल की जो SI इकाई है, SI इकाई वो न्यूटन है। ध्यान रखें। और बल की जो CGS इकाई है, ये डायन है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। देखते चलें, दुनिया की कोई भी परीक्षा हो आप फेल नहीं होगे, बस इतना हम कह सकते हैं।
अच्छे से अच्छे अंक आपके आएंगे, अच्छे से अच्छे अंक आपके आएंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, प्रकाश वर्ष इकाई है। इकाई माने होता है किसी चीज की शुरुआत, जैसे गणित है उसकी इकाई एक है, शरीर है उसकी इकाई कोशिका है, वृक्क है उसकी इकाई नेफ्रॉन है, ठीक है, फेफड़े हैं उसकी इकाई कोशिका है, माने जिससे वो बनी होती है वो होती है इकाई। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, माने प्रकाश वर्ष किसे नापती है, प्रकाश वर्ष किसे नापती है। तो देखो बच्चों, एक साल माने एक वर्ष। यहां आपने टॉर्च जलाई, एक टॉर्च जलाई और जलती रही एक साल तक, तो एक साल में प्रकाश चलेगा। तो एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। किसको? चली गई दूरी को। समझ गए ना बात आप? दूरी को। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दूरी। क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? दूरी। उत्तर क्या है आपका? दूरी। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। दूसरी बात, दूरी की कई इकाइयाँ हैं। प्रकाश वर्ष से बड़ी भी एक और होती है पारसेक। पारसेक। प्रकाश वर्ष से बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है दूरी की। परीक्षा में पूछा जाता है। छोटी मोटी और होती हैं, 1 सेंटीमीटर भी ध्यान रख लो, मीटर भी ध्यान रख लो और किलोमीटर भी ध्यान रख लो। और बच्चों पता है आपको, चंद्रमा जो है अपन से 3,82,000 किलोमीटर दूर है। कितना? 3,82,000 किलोमीटर दूर है चंद्रमा अपन से, इतना दूर है। सोचो आप मोटरसाइकिल चला लेते हो 10 साल में 3 लाख किलोमीटर, इतनी ही दूरी पर अपन से चंद्रमा है। चलो अब है आपका अगला प्रश्न, खाद्य ऊर्जा माने खाद्य ऊर्जा। खाद्य ऊर्जा, ठीक है। खाद्य ऊर्जा, ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? माने खाद्य ऊर्जा की क्या इकाई है, माने कितनी वो खाएं अपन कि अपन को ऊर्जा मिल जाए। तो बच्चों खाद्य ऊर्जा की जो इकाई है ये है कैलोरी इकाई है। कैलोरी में अपन इसको नापते हैं। अब समझो कैलोरी क्या होती है। सिंपल सी बात है, आपके घर में पार्ले जी का पड़ा होगा, ठीक है, 5 रुपए वाला 10 हो, 5 का है, उस पर पढ़ लेना आप। उसमें लिखा होगा कैलोरी। कैलोरी स्पेलिंग पता नहीं क्या है इसकी, कैलोरी। तो माने 5 रुपए के पार्ले जी से अपन को कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? वैसे अपन को बच्चों 2100 से 2300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो शहर के हैं वो 2100 से कम चल जाता है, नहीं, हाँ, शहर के 2100 और जो गांव के लोग हैं उनको 2300 कैलोरी चाहिए। माने अधिक भोजन उनको खाना चाहिए। और सबसे अधिक ऊर्जा की बात करें बच्चों, वसा से मिलती है। माने अपन 1 ग्राम वसा खाएंगे तो 7 कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी। 1 ग्राम वसा खाएंगे तो 7 कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इनसे अपन को ऊर्जा मिलती है, ठीक है, ऊर्जा मिलती है। तो खाद्य ऊर्जा माने भोजन ऊर्जा की इकाई क्या है? इकाई किसमें मापते हैं? तो कैलोरी में मापते हैं, कैलोरी, ठीक है। अगला प्रश्न है डेसिबल। अगला प्रश्न क्या है? डेसिबल। जो डीजे होते हैं, डीजे वाली मशीन होती है, आपके घर में डेक रखा होगा, कुछ भी रखा होगा, तो उसमें देखना एक मशीन होती है, वहाँ एक ऐसी घड़ी लगी रहती है और लिखी डीबी लिखी रहती है, डीबी। तो जितनी अधिक डीबी होती जाएगी उतनी ही बच्चों तेज आवाज़ होती जाएगी। आवाज़ माने तेज ध्वनि होती जाएगी। कब? जब डीबी का मान अधिक होगा और डीबी का मान कम होगा तो कम आवाज़ होती जाएगी, कम आवाज़ होती जाएगी, ठीक है। आवाज़ माने ध्वनि। तो आप समझ गए। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल जो है वातावरण में ध्वनि। माने आपने कहा कि हम वहाँ गए थे, वहाँ पर 200 डेसिबल की आवाज़ आ रही थी, 100 डेसिबल की आवाज़ आ रही थी, माने वहाँ तेज आवाज़ आ रही थी। वहाँ उसने निजी नहीं बोला कि तेज आवाज़ आ रही थी, उसने कहा कि यहाँ पर 150 डेसिबल की आवाज़ आ रही थी। तो आप समझ जाओगे कि वहाँ तेज आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो डेसिबल से क्या है? ध्वनि मापते हैं अपन। अगला प्रश्न है, कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो द्रव्यमान है। द्रव्यमान जो है बच्चों एक अदिश राशि होती है। द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि होती है, ठीक है, इसलिए सदिश राशि नहीं है, ये अदिश होती है द्रव्यमान। फिर सदिश राशि है, सदिश राशि है बच्चों वेग। सदिश का मतलब है इसमें सदिश और दिश। देखो सा का मतलब है सहित, क्या? परिमाण सहित, परिमाण सहित।
माने जो सदिश राशियाँ होती हैं उनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, और जो अदिश राशि हैं इनमें क्या है, इनमें दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है। ये अपन इसकी भाषा रखते हैं। तो प्रिय छात्रों, ये बहुत सारी राशियाँ हैं, इनको हम एक ट्रिक से बताएंगे, यहाँ बताएंगे तो भूल जाएंगे। वो ट्रिक देख लेना, एक नंबर तो आपका वहीं से कंप्लीट हो जाता है, हमेशा पूछी जाती हैं राशियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न है शून्य में। अगला प्रश्न है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण होता है। ठीक है, तो समझो बात, पहले तो थोड़ा समझ लो। जैसे कि एक कोई बर्तन है, कमरा मान लो, एक बहुत बड़ा कमरा है। ठीक है, इसके अंदर की ऐसे बेल जार का प्रयोग किया होगा आपने, तो यहाँ से क्या करें, इसकी आप हवा निकाल दें और यहाँ से फिर इसको बंद कर दें। यहाँ से इसकी हवा निकाल दो और इसको फिर यहाँ से बंद कर दो, ये मशीन है। अब यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर इस तरह से इसको कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि यहाँ 1 किलोग्राम का लोहे का बांट है, वो यहाँ पर लटका दो और एक सूखा पत्ता लटका दो। ठीक है, इसकी हवा आपने निकाल दी यहाँ से, इसमें हो गया निर्वात माने हो गया यहाँ पर शून्य। अब दोनों को तुम ऐसे पटक दो यहाँ पे किसी तरीके से, तो बिल्कुल यहाँ बराबर समय में पहुँचेंगे। माने जितनी तेजी से ए आएगा और इतनी ही तेजी से ए आएगा, माने इनका त्वरण समान है। अब त्वरण आपको समझ में और समझाना पड़ेगा। त्वरण समझो, आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो ऐसे करते हो, तो तेज चलती है मोटरसाइकिल, माने उसका त्वरण ज़्यादा हो गया, और ऐसे करते हो मोटरसाइकिल तो उसका त्वरण कम हो गया। तो समझ रहे हैं आप, माना तेज चलना त्वरण ज़्यादा और कम चलना तो त्वरण कम। आप कहोगे सर अभी समझ में नहीं आई, तो अपन उसमें अब ऐसे करते हैं तो माने अपन एक्सीलरेटर देते हैं एक्सीलरेटर। तो बच्चों त्वरण को भी अपन ए से दर्शाते हैं। अब आई समझ में बात, ए माने होता है त्वरण, ए माने एक्सीलरेटर। और बच्चों ए क्या होता है, ए बराबर v/t, हमेशा प्रश्न आता है ए बराबर v/t, हर साल प्रश्न आता है। ए किसे कहते हैं, माना त्वरण की परिभाषा बता दो, रटना नहीं भाई साहब, ए बराबर v/t होता है। अब बच्चों क्या है, एक चीज़ और आप याद कर लो, हमेशा के लिए काम में आएगी। जो 1/t है इसे अपन बोलते हैं परिवर्तन की दर, किसे कहते हैं, 1/t को। तो अपन ने यहाँ सूत्र क्या निकाला था, ए बराबर v/t। इसको दोबारा लिख दो, थोड़ा आपको समझ में आएगा। ए बराबर v/t अपन ने एक सूत्र निकाला था, इसको अलग करके लिख लो, तो v/1/t, यही तो है इसका मतलब है। ए क्या है, इतना परिवर्तन की दर, ए क्या है, वेग। तो वेग परिवर्तन की दर, 1/t परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर को बच्चों क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, माने ए कहते हैं एक्सीलरेटर। ठीक है, त्वरण कहते हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया है। इसी तरह आप सब वीडियो देख लें हमारे, तो कोई भी परीक्षा में आप जिसमें विज्ञान आता है। प्रिय छात्रों, अब आपका प्रश्न है एक समान वृत्तीय गति में, ठीक है, चाल है और आपका वेग है। ठीक है, तो चाल जो है बच्चों आपकी अचर रहती है और वेग आपका चर रहता है। ठीक है, चाल अचर, वेग चर रहता है। कब, एक समान वृत्तीय गति में। अब आपका अगला प्रश्न है रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट छोड़ जाते हैं और ये क्या ले जाते हैं, उपग्रह ले जाते हैं। तो रॉकेट का जो ऊपर जाना होता है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, P बराबर mv। ठीक है, P माना होता है संवेग। तो रॉकेट का ऊपर जाना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और बच्चों इनमें जो ईंधन होता है वो उसे कहते हैं प्रणोदक। ईंधन को क्या बोलते हैं, प्रणोदक, P, इसे याद कर लो, P। तो रॉकेट का ऊपर जाना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है, रॉकेट का ऊपर जाना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो समझो इसको, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलता है, देखो समझो बात। जैसे कि उदाहरण देवें, हम आपको उदाहरण देवें, ये आपकी बाल्टी है,
ठीक है। आप दूध ले गए हो बेचने के लिए डेयरी पे, ठीक है। तो जो डेयरी वाला होता है यहाँ से भी दूध निकाल सकता है, यहाँ से भी निकाल सकता है, यहाँ से भी निकाल सकता है, कहीं से भी दूध निकाल सकता है यहाँ से, और उसमें वो घनत्व नाप लेगा और घनत्व के हिसाब से भी मतलब उसको बोलते हैं फैट, आपकी कितनी फैट आई है, कितनी बसा है। तो माने उसका जो डी है इसकी मात्रा बदल दी, माने आपका 5 लीटर है, 5 लीटर से आपने उसने सिर्फ 5 ml निकाला, तो 5 ml से वो पता कर सकता है कि इसका दूध का जो घनत्व है वो कितना है। लैक्टोमीटर से घनत्व नापते हैं दूध का। तो माने वस्तु की मात्रा बदल दी, 1 लीटर है, ये 5 मिली है, तो उसका जो बच्चों है घनत्व नहीं बदलता है, और घनत्व को कहते हैं डी, माने डेंसिटी। इसको और समझो, अभी थोड़ा क्लियर नहीं होगा वो ही आपको, वस्तु की मात्रा बदलने पर, ठीक है। देखो डी बराबर होता है एम बटे भी, भी का मतलब है इकाई आयतन, माने इकाई आयतन माने ए समान आकार के दो बर्तन हैं, इकाई आयतन में एम जाना हो जाए तो डी जाना हो जाएगा, क्योंकि देखो ये समानुपाती है, डी बराबर एम बटे भी, डी पर और लिख दो, ये आपको आना चाहिए, समान समान है, एम बढ़ेगा तो डी बढ़ेगा, डी बढ़ेगा तो एम बढ़ेगा। इकाई आयतन माने आयतन, अब देखो ये समान आकार के नहीं बने अभी, लेकिन समान आकार के मान करके चलो, समान आकार के मान के चलो। अगर इसको ऐसे मान लो, माना कि ये पेप्सी की बोतल है और ये बोतल 700 मिली की है, ये बोतल भी 700 मिली की है, ठीक है। एक में बच्चे अपन ने क्या भर दिया, एक में अपन ने यहाँ पर इसमें पानी भर दिया 700 मिली में, और एक में बच्चे अपन ने शहद भर दिया, वही बोतल है, तौल लेना भाई साहब, तौल लेना। इसका वजन बहुत ज़्यादा निकलेगा, इसका वजन बहुत ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। तो माने इसका जो घनत्व है वो ज़्यादा है, घनत्व क्या है, ज़्यादा, क्योंकि इकाई आयतन माने आयतन तो समान है और उसमें एम की संख्या माने द्रव्यमान की संख्या इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहते हैं, अपन घनत्व कहते हैं। दूसरी चीज़ एक और देख लो, समझ लो, आपने कहा कि हमें 1 किलो का सोने का बांट बना दो, 1 किलो का चांदी का बांट बना दो, 1 किलो का एल्यूमिनियम का बांट बना दो, एल्यूमिनियम का एल का, और 1 किलो का आप लोहे का बांट बना दो, ठीक है। ये आपने बांट बनवाए, अब देखो क्या होगा, इनमें बांट बन करके तैयार हो गए, तो संभवतः मान करके चलो, आप मान करके चलो लोहे का जो बांट है बच्चों, वो माना कि लोहे का बांट है, माना कि वो इतना सा रहेगा 1 किलो का, ठीक है। चांदी का इससे थोड़ा बड़ा सा बांट आपको मिलेगा 1 किलो का। एल्यूमिनियम का भाई साहब क्या बताएं आपको, हो सकता है इतना बड़ा हो 1 किलो का बांट। लोहे का छोटा मिलेगा बांट, जो लोहे का है वो छोटा मिलेगा, ठीक है, लोहे का बांट छोटा मिलेगा। तो ये रहता है, क्योंकि इनके जो अणु हैं पास पास नहीं रहते एल्यूमिनियम के, सोने के बहुत पास रहते हैं इसके अणु, माने उतनी ही जगह में सैले अणु आ जाते हैं। और भाई साहब पता है आपको, ऑस्मियम जो है, ऑस्मियम तो बहुत भारी होता है, ऑस्मियम परीक्षा में पूछा जाता है, ऑस्मियम। इसी तरह यूरेनियम भी बहुत भारी होता है, यूरेनियम इतना ही होता है, 92, यूरेनियम 235, यूरेनियम। ऑस्मियम बहुत भारी होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता। माने ऐसे आप किसी को शरबत पिला रहे हो, किसी ने एक बर्तन है, किसी ने यहाँ से भर लिया उतना ही मीठा निकलेगा, यहाँ से भर ले गया उतना ही मीठा निकलेगा, ठीक है। या किसी ने 1 गिलास शरबत पिया और किसी ने 1 लोटा भर के पिया, ठीक है। और कोई व्यक्ति ने थोड़ा सा स्वाद लिया, तो मीठा उसको बराबर लगेगा, क्योंकि इकाई जो आयतन है उसमें अणुओं की संख्या उतनी ही है, ठीक है। तो घनत्व नहीं बदलता है। अब है जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है। जल में तैरना, ठीक है। तो जल में व्यक्ति कोई तैरता है तो अपने हाथों से पानी जो है इधर करेगा, वो पानी इधर करेगा हाथों से, तो पानी भी इस पर एक ऐसा बल लगाएगा, तो एक क्रिया कर रहा है, ये पानी प्रतिक्रिया हो रही है। तो जल में जो तैरना है वो किस पर संबंधित है, तृतीय नियम से। अब भाई साहब बात आ गई तृतीय नियम है क्या, तृतीय नियम है क्या, तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ये न्यूटन का तृतीय नियम है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार होता है। किस कारण संभव है, तो तृतीय नियम के कारण संभव है। अब न्यूटन गति का प्रथम नियम, तो न्यूटन है उनकी गति का प्रथम नियम क्या है, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है। तो देखो इसको समझो, एक ट्रैक है, जड़ से क्रिया,
जड़ से याद कर लो बच्चों जड़त्व, से याद कर लो संवेग परिवर्तन की दर, क्रिया से याद कर लो क्रिया प्रतिक्रिया। तो जड़ से आपका ये हो गया, से आपका ये संवेग हो गया, और क्रिया से क्रिया प्रतिक्रिया। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। ट्रिक है जड़ से क्रिया। जड़ से क्रिया याद कर लो, न्यूटन के तीनों नियम याद हो जाएंगे। जड़ से क्रिया माने जड़ से संबंधित है पहला नियम, से संवेग परिवर्तन, और क्रिया से क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, आता रहता है परीक्षा में हर साल। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है डायनेमो ये करता क्या है? ठीक है, अभी हम चल रहे हैं, मार्कर लिख रहे हैं, तो हम पूरा जो काम है वो यांत्रिक काम कर रहे हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो उत्तर निकल पाओगे। ये यांत्रिक काम कर रहा है, यांत्रिक काम। ठीक है, देखो डायनेमो है, कुछ इस तरह से होता है, डायनेमो। ठीक है, ये डायनेमो हो गया, और ये बड़ा बन गया, छोटा सा कर दो इसको। ठीक है, ये डायनेमो होता है, ऐसी एक रॉड होती है, ये घूमती रहती है, ऐसी घूमती रहती है। और इसके अंदर बच्चों क्या, ऐसे तारों की कुंडली होती है, तांबे के हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के हो सकते हैं। ये दो तार आ जाते हैं, ऐसे दो तार आ जाते हैं, एक धन होगा, एक ऋण होगा। तो जब इसको घुमाते हैं, माने यांत्रिक काम करते हैं, इसको घुमा रहे हैं माने यांत्रिक काम कर रहा है, तो बच्चों बनती है विद्युत। क्या बनती है? विद्युत बनती है। माने यांत्रिक जो आप काम कर रहे हैं, यांत्रिक काम से विद्युत बनती है। किसमें? डायनेमो से। यही आपका देखा होगा आपने, जो बड़े बड़े बांध होते हैं तो उनसे विद्युत बना जाती है। तो पानी गिरता है और वो ऐसे डायनेमो, बड़ी मशीन होती है, वो घूमती है, विद्युत जनत्र। ठीक है, जनरेटर बोलते हैं। तो वो बड़ी बड़ी मोटरें होती हैं, तो वो घूमती हैं, तो करंट बनता है, विद्युत बनती है। अगला प्रश्न है माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रो माने छोटा। तो यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये भाषण दे रहा है, तो यहाँ एक ऐसी मशीन लगी है, यहाँ पर ऐसी आवाज़ जा रही है। तो बच्चों यहाँ दो तार निकले होंगे, ये किसी बड़े साउंड से जुड़े होंगे, और यहाँ भयंकर आवाज़ जा रही होगी। तो यहाँ से उस ध्वनि निकली, जो व्यक्ति बोल रहा है उससे ध्वनि निकली, ध्वनि इसमें गई। तो जो ध्वनि ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित हुई? विद्युत ऊर्जा में। तार में क्या चलेगी? तार में विद्युत चलेगी। विद्युत ऊर्जा। तो ध्वनि ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किसमें? माइक्रोफोन के द्वारा। माइक्रो जो फोन होते हैं, जो भाषण देते हैं, तो ऐसे लगा के बोलते हैं, वो क्या है? माइक्रोफोन है। अगला प्रश्न है सौर सेल बनाए जाते हैं, माने सोलर प्लेट की सेलें होती हैं, वो किससे बनाई जाती हैं? तो बच्चों वो बनाई जाती हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम से। ये अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या होते हैं? ये अर्धचालक होते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब। गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब माने होता है प्रेशर। समझो, ये देखो बच्चों, ये माने पानी है, ये तो इतना ही बनेगा बोर्ड पर। ये आप समुद्र मान सकते हो, कुआं मान सकते हो। यहाँ पानी भरा हुआ है। अब आपने डूबा साध लिया, तो आपको वास्तव में, आप यहाँ पर हैं, आपने डूबा साध लिया, आप हो, तो आपको ये लगेगा कुछ अंतर नहीं है, जबकि वास्तविकता में आपका इतना पानी का वजन आप पर पड़ रहा है। आप कहोगे सर नहीं है, तो ऐसा करो, एक बर्तन इतना बड़ा आपके घर में हो और उसको पानी से भर लो। ठीक है, यहाँ पर एक छेद कर देना, बड़ा सा बर्तन देखना, बहुत बड़ा पाइप, कम से कम 10 मीटर का, उसको पानी से भर लेना और पानी को ऐसे रोक के देख लेना। रोक नहीं पाओगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, एक गुब्बारा आपके पास है, पानी के अंदर इसको ले जा रहे हैं, तो इसका जो आकार है बच्चों छोटा हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि पानी का वजन यहाँ कम लग रहा था और नीचे की ओर पानी का वजन, इतना सारा पानी का वजन इस पर पड़ेगा। अब ज़्यादा छोटा इसलिए नहीं होगा क्योंकि पानी का वजन इधर से भी हो रहा है, इधर से भी, पानी का जो प्रेशर है इधर से भी लग रहा है, इसलिए वो ज़्यादा छोटा नहीं होगा। आप बहुत गहराई में जाते हो तो आपको कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि क्या है, चारों तरफ से पानी यहाँ पर दबाव डालता है,
इसलिए आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो समझ गया कि गहराई जितनी बढ़ेगी द्रव का दाब भी आप पर उतना ही बढ़ता है या किसी वस्तु पर बढ़ता है। अब है बर्फ पर स्केटिंग करना। बर्फ पर स्केटिंग करना माना कि आप यहाँ बर्फ बिछी है, आप यहाँ पर स्केटिंग कर रहे हो, चल रहे हो, ठीक है। तो जो स्केटिंग की जो मशीन है इस पर एक प्रेशर डालती है। इस चक्कर में क्या है, गलती नहीं है, ये गलेगी नहीं ये जल्दी से, तो गलनांक घटता है। जब बर्फ पर स्केटिंग करते हैं तो गलनांक घटता है, ठीक है। गलनांक माने बर्फ का गलनांक घट जाएगा, माने जल्दी नहीं गलेगी वो, ठीक है, जल्दी नहीं गलती है क्योंकि दबाव पड़ने से बर्फ का गलनांक घटता है। अगला प्रश्न है, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है। माने क्या कह रहा है, ऊंचाई। तो बच्चों क्या है, देखो ऐसे समझ लो, आप यहाँ पर ऐसे खड़े हो, यहाँ भी ऐसे खड़े हो, लेकिन आप इस पर ऐसे खड़े नहीं रह सकते हो, ऐसे, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ देखो जमीन पर आप इस तरह से हो, एकदम 90 डिग्री पर हो आप इसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे नहीं रह पाओगे। आपको क्या है बच्चों, इसको इस पहाड़ तो ऐसा हो गया, थोड़ा ऐसा करो, तो आप यहाँ पर थोड़े आगे के झुक की ओर चलोगे, ऐसे चलोगे आप, ऐसे आगे झुकोगे आप ऐसे खड़े हो, आप ऐसी क्या सीधे चल सकते हो, थोड़ा आप आगे झुक करके चलोगे अब आप ऐसे झुकोगे आगे की ओर, तब इस पहाड़ पर जा सकते हो। ऐसा करते हो आप स्थायित्व बढ़ाने के लिए, कभी करके देखना। स्थायित्व बढ़ाने के लिए आप ऐसा करते हो, ऊंचाई पर जाते हो, पहाड़ पर जाते हो, तो आप आगे की ओर झुकते हो अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है तो पानी का तल क्या होगा। पानी का तल, ठीक है, पानी का तल देखते हैं। तो देखो बच्चों, आपके पास एक गिलास है, बड़ा सा गिलास बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें भरा हुआ पानी और आप ले आए बर्फ, तो बर्फ इस पे बच्चों तैर रही है, ये तैर रही है बर्फ। अब बर्फ पूरी पिघल गई, तब भी बच्चों आपका पानी का तल है उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो पानी का तल ऐसा आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। जो इस तल पर पानी है उतना ही रहेगा। तो मैं समझ गया आप बात कि तो पानी का जो तल है वो कैसा, उतना ही रहेगा, माने अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो अभी देखा था आपने दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो बच्चों देखो, पहले अपन लिख लेते हैं किलोमीटर में 9.46 गुणित 10⁻12 है किलोमीटर, ठीक है। अब लिख लेते हैं मीटर में 9.46 गुणित 10⁻15 है मीटर। ये 3 कहाँ से बढ़ गए, यहाँ 12 है 15 है। तो आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, माना 10⁻3, इसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब है पृथ्वी के तल का पलायन वेग का मान। माने बच्चों क्या पूछ रहा है आपसे, पलायन वेग का मान, पलायन वेग। तो ये होता क्या, समझो बात। पलायन वेग क्या है बच्चों, यहाँ पर आप इसको समझो कि आपने जमीन से कोई वस्तु ऊपर भेजी तो वो नीचे गिर पड़ती है, सही बात है नहीं। आप किसी वस्तु को इतना तेज फेंको ऊपर की ओर कि वो 5 किलोमीटर पहुंच जाए, कितनी, प्रति सेकंड, 1 सेकंड में, माने 1 सेकंड में 5 किलोमीटर के फेंक सकते हो आप। अभी भी वो अंतरिक्ष में नहीं जा पाएगी भाई साहब। 10 किलोमीटर की गति से भेजोगे, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, माना 1 सेकंड में वो कितनी तेज चले, 10 किलोमीटर की रफ्तार पकड़े, तब भी नहीं जा पाएगी। आपको वस्तु फेंकनी होगी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी तेज गति से आप ऊपर वस्तु फेंकोगे तो वो अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी और लटकी रहेगी। जैसे उपग्रह भेजते हैं वो लटके रहते हैं। तो यही जो पलायन वेग है वो कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो हम जब उपग्रहों का प्रक्षेपण करते हैं तो जो रॉकेट है वो कितनी गति से जाता होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलो
अब चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ये आपकी घड़ी है, ये आपकी चाबी है, इसको अपन ने घुमाया इसको, तो इसमें ऊर्जा स्थित हो गई। ऊर्जा क्या हो गई? स्थित हो गई। इसका नाम हो गया स्थितिज ऊर्जा। समझ रहे बात? ये आपकी क्या है? घड़ी है। दूसरी बात, कोई व्यक्ति चल रहा है, गति कर रहा है, तो माने गति करती हुई वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। माने एक मोटरसाइकिल चल रही है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। अगर वो खड़ी है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। अगला प्रश्न है, झूला झूलती हुई कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ए कोई लड़की है, इस तरह से है, ऐसे ही वो है। ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई है इसकी। अब बच्ची जो है वो यहाँ पर खड़ी हो गई, तो इसका जो है एल जो लंबाई कम बची, तो इसका जो आवर्तकाल है वो घट जाता है। इसका सूत्र याद करना पड़ेगा, T बराबर 2 पाई √L/G। ये सूत्र याद कर लो, इस पर सवाल भी आते हैं। तो समानुपाती क्या है? T समानुपाती L के है, क्योंकि L ऊपर है, तो L का मान घट गया। माने तो क्या L घट गया, यहाँ पर L का मान घट, क्योंकि लड़की खड़ी हो गई, तो L का मान घट गया तो T का मान घट जाएगा। तो इसलिए यहाँ आएगा आपका जो आवर्त काल है वो बच्चों घट जाता है। आवर्तकाल है वो घट जाता है। ठीक है। आवर्तकाल कम हो जाता है। ठीक है। आवर्तकाल जो है कम हो जाता है, ये आपने सीख लिया। आवर्तकाल कम हो जाता है। ठीक है। अब है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। जो पानी है इसका जो घनत्व है वो अधिकतम होता है, मतलब उतनी ही जगह में उसका आकार जो है कब कम होगा। जस्ट ठीक है। ऐसे आप 1 लीटर पानी है, 1 लीटर में आधा लीटर मान लो, आधा लीटर पानी है, अगर वो बच्चों इतने से बर्तन में आ जाता है। ठीक है। इसको ठंडा करेंगे तो जब इसका आकार छोटा होगा, इतने से छोटा होगा, माना उससे छोटा नहीं होगा, मतलब पहली बात है, तो वो स्थिति आएगी 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व कब अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और जैसे ही फिर 3 डिग्री सेल्सियस आएगा, बर्फ है तो जो बर्फ, तो बर्फ जो है उसका आकार जो बढ़ जाएगा और, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो आकार है छोटा होता है। छोटा माना इसको समझो इकाई आयतन में, माना उतनी ही जगह में अगर सैले अणु आ जाए तो इसकी जो आयतन है ये कम हो जाएगा, स्थान इसका कम हो जाएगा। ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऐसी कौन सी परीक्षा है जब ये प्रश्न नहीं आया हो? अब वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। तो बच्चों जो बरसात होती है, पानी पहले किसी भी रूप में बरस सकता है, लेकिन नीचे आते आते गोल हो जाती हैं, तो बच्चों यहाँ पर अंदर की ओर एक इस जो सतह है, इसकी सतह है, इस पर एक तनाव लगता है। क्या लगता है? तनाव लगता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है सतही तनाव के कारण, या बच्चों कहें पृष्ठ तनाव के कारण। तो वर्षा की बूंदें गोल होती हैं सतही तनाव के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। एक परीक्षा में लिख करके आएगा। ठीक है। तो वर्षा की बूंदें जो किस कारण से गोल होती हैं? सतही तनाव के कारण बूंदें गोल होती हैं। वर्षा की बूंदें कैसे? यहाँ से थोड़ा बूंद पानी टपकाओ तो नीचे आते आते वो गोल हो जाएंगे, सतही तनाव के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण। यहाँ लिखा होगा सतही तनाव के कारण, तो इसको सही कर देना आप।